हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, वो टॉपिक है मिलिट्री कूप, यानी कि सैन्य तख्तापलट। अब दोस्तों, इस टॉपिक को मैं इस वीडियो में क्यों डिस्कस कर रहा हूं? तो दोस्तों, इस वक्त आपने सुना होगा न्यूज में कि म्यांमार में, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि जो हमारी सीमा है वो म्यांमार से लगी हुई है। तो वहाँ पे सैन्य तख्तापलट हो गया, मिलिट्री ने कूप कर दिया है। तो दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा पुराना न्यूज भी नहीं है, एक हफ्ते पहले है, 1 फरवरी 2 फरवरी को वहाँ पे सैन्य तख्तापलट हुआ है, सेना ने वहाँ तख्तापलट कर दिया है। अब दोस्तों, सैन्य तख्तापलट होना एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल और लैटिन अमेरिका में कोई नई बात नहीं है। कहाँ कहाँ? एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। इन कंट्रीज में सैन्य तख्तापलट अगर आप सुनते हैं तो कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू, क्योंकि इन देशों का इतिहास रहा है सैन्य तख्तापलट को एक्सपीरियंस करना। दोस्तों, और इन सभी देशों में, चाहे वो एशिया के देश हो, अफ्रीका के हो, सेंट्रल एशिया के हो, सेंट्रल एंड लैटिन अमेरिका के हो, इन सभी देशों में एक बात कॉमन है कि या तो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर बैकवर्ड हैं। ज़्यादातर दोस्तों जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वो बैकवर्ड ही होते हैं। दोस्तों, हमारा प्यारा भारत भी डेवलपिंग कैटेगरी में ही आता है, यानी कि हम अभी डेवलप नहीं हो पाए हैं फ्रांस, जर्मनी, यूएस की तरह या जापान की तरह भी। तो हम अभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिस्ट में, कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, इन डेवलपिंग और बैकवर्ड कंट्रीज में मिलिट्री कूप का एक अपना इतिहास रहा है। अगर हम भारत के पड़ोसी मुल्कों की ही बात करें, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, तो दोस्तों इन सभी देशों में कभी ना कभी मिलिट्री कूप जरूर हुआ है। और दोस्तों, अगर आप अफ्रीका के भी कंट्रीज की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आपको लगभग अफ्रीका के सभी मुल्क में, सभी देश में मिलिट्री कूप का इतिहास जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इंडिया वन ऑफ द रेयरेस्ट, मतलब अगर हम डेवलपिंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो इंडिया वन ऑफ द रेयरेस्ट कंट्रीज है जिसने कि आज तक कभी मिलिट्री कूप को एक्सपीरियंस नहीं किया है। इंडिया is one of those rarest countries in the developing world which has never witnessed a military coup। यानी कि भारत डेवलपिंग कंट्रीज में से वन ऑफ द रेयरेस्ट कंट्रीज है जहाँ पे कभी सैन्य तख्तापलट हुआ ही नहीं है। दोस्तों, अगर हम 1975 से 77 तक जो इमरजेंसी लगा था उसको छोड़ दें तो दोस्तों भारत में जो लोकतंत्र रहा है वो, मतलब आज़ादी से लेके अब तक 70 वर्षों से ज़्यादा हो चुका है हमारे आज़ादी को, लोकतंत्र का जो परचम है वो लहराता रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो मेन इन यूनिफॉर्म है, यानी कि यहाँ पे बात हो रहा है सेना की, कि सेना ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा जा रहा है कि नो सिंगल इंस्टांस ऑफ मेन इन यूनिफॉर्म टॉपलिंग एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, समथिंग विच सेवरल ऑफ इट्स नेवर हैव एक्सपीरियंस्ड। यानी कि अगर हम इमरजेंसी को छोड़ दें तो दोस्तों ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि मेन इन यूनिफॉर्म यानी कि सेना ने कभी चुनी हुई सरकार को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को उन्होंने टॉपल किया हो, यानी कि उनका तख्ता पलट किया हो। जैसा कि उसके जो पड़ोसी मुल्क है, यानी कि भारत के जो नेबर्स है, पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पे कई बार तख्ता पलट हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा। क्या सवाल होगा? कि इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन व्हाई इंडिया डिड नेवर फेस अ मिलिट्री कूप, यानी कि क्या ऐसा कोई कारण है, वजह है जिसके कारण इंडिया ने कभी फेस नहीं किया है मिलिट्री कूप, यानी कि क्या ऐसा कोई खास कारण है जिसकी वजह से भारत में आज तक कभी सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को और जानने की कोशिश, इसके आंसर को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक बहुत ही सॉफ्ट रीजन से। वो क्या रीजन है? तो दोस्तों, जो भारत यानी कि इंडिया, हम लोग ब्रिटिश के कॉलोनी थे।
ठीक है दोस्तों, 1947 में हम लोगों ने अंग्रेजों से आज़ादी पाई है। तो उससे पहले हम अंग्रेज के गुलाम थे, वो हमारे कॉलोनियल मास्टर थे, यानी कि हम वो भारत जो था वो अंग्रेजों का एक कॉलोनी था। दोस्तों उन्होंने एक पैटर्न उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिसको एंग्लो सैक्सन पैटर्न कहा जाता है। इसमें क्या है कि मिलिट्री के ऊपर हमेशा ऑथोरिटी रहेगा, किसका? सिविलियन का। यानी कि कभी ऐसा नहीं होगा कि मिलिट्री का ऑथोरिटी हो जाए सिविलियन के ऊपर, हमेशा सिविलियन का ही ऑथोरिटी रहेगा, सुप्रीमेसी रहेगा मिलिट्री के ऊपर। ऐसा पैटर्न ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मिलिट्री वुड रिमेन न्यूट्रल इन मैटर्स ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि मिलिट्री न्यूट्रल रहेगा जहां बात आएगा पॉलिटिक्स का। यानी कि मिलिट्री का जो काम है, सेना का जो काम है वो करेंगे, लेकिन जब बात आएगा पॉलिटिक्स का तो वहां पे उनको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम, ऐसा पैटर्न ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। और क्योंकि दोस्तों हम लोग उन्हीं से, मतलब उन्हीं के हम कॉलोनी थे, तो हम लोगों ने इस चीज़ को इनहेरिट किया है उनसे, और वो डिसिप्लिन हमारे इंडियन आर्मी में भी दिखता है। क्योंकि हमारी जो इंडियन आर्मी है उसने कभी ये सोचा भी नहीं है कि हम पॉलिटिकल स्फीयर, यहाँ की जो मतलब जो राजनीति है उसमें, भारत के राजनीति में वो हस्तक्षेप करे। लेकिन दोस्तों ये जो रीजन है वो बहुत ही सॉफ्ट है। क्यों सॉफ्ट है? क्योंकि पाकिस्तान भी ब्रिटिशर्स का ही गुलाम था। अगर दोस्तों पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? जब भारत का बंटवारा हुआ 1947 में। तो यानी कि उन्होंने भी उन्हीं ब्रिटिशर्स को जो उन्होंने पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था उसको इनहेरिट किया था। लेकिन ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में वहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है कि जो वहाँ की मिलिट्री है उसने डोमिनेट किया है पॉलिटिकल स्फीयर को, राजनीति को, और कई बार वहाँ पे तख्ता पलट भी हुआ है, सैन्य तख्ता पलट किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप बहुत मतलब एक पुरजोर तरीके से इस बात को नहीं कह सकते हैं कि हमने ब्रिटिशर से जो सीखा है, जो उन्होंने पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था, सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, इसकी वजह से नहीं हो पाया है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में भी सैन्य तख्तापलट नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब दूसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि दूसरा कारण क्या है कि भारत में आज तक कभी सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ है। तो दोस्तों भारत में सैन्य तख्तापलट नहीं होने का दूसरा कारण जो है वो पहले कारण से थोड़ा सा सच के करीब है। और वो क्या है कि हमारे यहाँ जो मिलिट्री है वो बहुत ही बड़ी है, टू ह्यूज एंड डाइवर्स भी है। तो दोस्तों आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि इतने बड़े आर्मी सेना को और इतने डाइवर्स सेना को यूनाइट किया जाए किसी एक लीडर के अंदर, लीडरशिप के अंदर, ताकि एक सक्सेसफुल कूप किया जाए, ताकि एक सेना द्वारा एक तख्तापलट किया जाए। और क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए है कि भारत में एक तो भारत का जो सैनिकों का संख्या है, सेना का संख्या, वो बहुत ज़्यादा है। और भारत के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्यों से वो सैनिक आते हैं। तो दोस्तों कई बटालियन हैं, कई रेजिमेंट हैं। तो दोस्तों कभी ऐसा मौका आया ही नहीं है कि इन सभी बटालियन को, इन सभी रेजिमेंट को यूनाइट किया जाए एक लीडरशिप के अंडर और सक्सेसफुल एक कूप किया जाए, मिलिट्री कूप किया जाए। दोस्तों वो अलग बात है कि अगर हम भारत में राजनीति में बात करें तो नेताओं के अंदर ये गुण होता है कि वो किस तरीके से सोशल कोलिशन बनाए, यानी कि अलग अलग जाति धर्मों को मिलाकर और वो इलेक्शन जीतते हैं। लेकिन ऐसा अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे आर्मी को कभी नहीं मिला है कि वो एक यूनिफाइड सोशल फोर्स बना सके पूरे भारत में कूप करने के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि जो भारत का जो सेना का संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। भारत के पास बहुत बड़ी संख्या में सेना है और बहुत डाइवर्सिफाइड है, यानी बहुत डाइवर्स है। तो अभी क्यों डाइवर्स है? क्योंकि कई रेजिमेंट हैं, कई बटालियन है और वो सभी अलग अलग क्षेत्र या राज्य से आते हैं। तो दोस्तों ये जो डाइवर्सिटी है भारत के फौज में, सेना में, वो उसने एक डिफेंस की तरह काम किया है। यानी कि इस डाइवर्सिटी की ही वजह से आज तक शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया कि इन अलग अलग डाइवर्स और ह्यूज इतने बड़े सेना को एक मतलब सिंगल लीडरशिप के अंदर लाया जाए, और मतलब ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया किसी को और मिलिट्री कूप किया जाए। तो दोस्तों ये जो कारण है, दूसरा कारण, ये पहले कारण से कहीं ज़्यादा सच के करीब लगता है। और दोस्तों एक और कारण है और ये सबसे बड़ा कारण है, ये तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत में कभी आज तक सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस वजह से भी नहीं हुआ है
क्यों नहीं हुआ? लेजेसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का लेजेसी क्या था, थोड़ा समझते हैं इसको। दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था यानी कि सन 1947 में, उस वक्त तुरंत ही द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समाप्त हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। 45 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और 47 में हमें आज़ादी मिल गई थी। तो भारत के साथ साथ एशिया, अफ्रीका के कई और देशों को आज़ादी मिली थी। और दोस्तों सभी देशों में वही आगे चलकर राष्ट्रपति या वहाँ के प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इस आज़ादी के आंदोलन को लीड किया था। जैसे भारत में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसने इस फ्रीडम मूवमेंट को, आज़ादी के आंदोलन को लीड किया था और वो आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने लोगों द्वारा चुनकर बने। जब पहली बार 1951 में इलेक्शन हुआ तो लोगों ने कांग्रेस को चुना और फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भारत के बने। लेकिन दोस्तों ऐसा सभी मुल्कों में नहीं हुआ। जितने भी देश उस वक्त आज़ाद हुए थे, चाहे एशिया के हो, अफ्रीका के हो, वो चुनकर नहीं बने। और वो इसलिए नहीं बने, उन्होंने डेमोक्रेसी को नहीं चुना, उन्होंने डिक्टेटरशिप को चुना। और डिक्टेटरशिप को उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि उनको ये डर था कि आज तक हम गुलामी सहते रहे हैं यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज का, तो इस वक्त अगर देश में डेमोक्रेसी लेकर आएंगे तो देश के भीतर ही गृह युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू एक ट्रू डेमोक्रेट की तरह उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने भारत को डेमोक्रेसी भारत में डेमोक्रेसी लेकर वो आए। उन्होंने बाकी मुल्कों के जो हेड थे उनकी तरह उन्होंने नहीं सोचा कि मैं भी डिक्टेटर बन जाता हूँ। और जो डर उनको था, जवाहरलाल नेहरू को भी ये डर कहीं ना कहीं था कि शायद भारत में भी ऐसा हो। लेकिन उन्होंने उस डर को पीछे रखते हुए उन्होंने विश्वास किया किस पे? तो डेमोक्रेसी पे किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि नेहरू लाइक अ true democrat had never harbored any ambition to turn the nascent democracy in India into a machinery to meet his personal gains। यानी कि नेहरू जी एक ट्रू डेमोक्रेट, उन्होंने कभी इस इच्छा को नहीं पाला, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि अपने पर्सनल गेन के लिए वो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दे और डिक्टेटर बन जाए। दोस्तों वो तो इस फेवर में भी नहीं थे कि भारत को आर्मी मेंटेन करना चाहिए। और उन्होंने आज़ाद भारत में उन्होंने प्रयास किया कि जो आर्म फोर्सेस हैं उसको परमानेंटली सबऑर्डिनेट रखा जाए पॉलिटिकल लीडरशिप के नीचे। यानी कि कभी ऐसा ना हो कि जो आर्मी है, आर्म फोर्सेस है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप पे हावी हो जाए, यानी कि उनका बोलबाला हो जाए। दोस्तों उस वक्त अगर डिक्टेटरशिप, नेहरू भी अगर एक डिक्टेटर बन जाते तो शायद जैसे बाकी मुल्कों में सैन्य तख्ता पलट हुआ तो यहाँ पे भी हो सकता था। लेकिन दोस्तों जो नेहरू जी थे वो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, तो उन्होंने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। और इसकी वजह से और उन्होंने इस चीज़ पे भी जोर दिया कि कभी ऐसा ना हो आगे भी कि जो मिलिट्री है, जो आर्म फोर्सेस है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप पे हावी हो। इसलिए उन्होंने हमेशा सबऑर्डिनेट ही रखा, आर्म फोर्सेस को पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर ही रखा। और दोस्तों क्योंकि भारत में उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की, उन्होंने लोकतंत्र को बढ़ाया, डेमोक्रेसी को बढ़ाया, तो इस वजह से भी सेना को कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाया। और मैंने अभी 3 कारण बताए आपको। पहला कारण था कि जो हमने इनहेरिट किया ब्रिटिशर से। दूसरा कारण था कि हमारा जो इंडिया में आर्म फोर्सेस हैं, सेना है, वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। और तीसरा कारण क्या था दोस्तों कि नेहरू जी की लेजेसी, कि उन्होंने किस तरीके से भारत में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, वो डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं गए। और दोस्तों यही वो 3 मेन कारण थे जिसकी वजह से भारत में आज तक मिलिट्री कूप नहीं हुआ, सैन्य तख्तापलट भारत ने कभी विटनेस नहीं किया है और नहीं हुआ है। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आगे भी हमारा जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, तो भारत में आगे भी कभी सैन्य तख्तापलट को नहीं ऐसा जो यहाँ के लोग हैं वो उनको एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक
सबके लिए सीमा बनाया हुआ है, लिमिट बनाया हुआ है कि जो आर्म फोर्सेस है उनका क्या काम है, उनका क्या लिमिट है, जुडिशरी का क्या लिमिट है, जो लेजिस्लेचर है उनका क्या लिमिट है। तो हमारा जो संविधान है वो उन लोगों ने, इतने महान लोगों ने बनाया है जिन्होंने लोकतंत्र का सपना देखा था, और उसी लोकतंत्र को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत नॉलेजेबल लगा होगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।